अपने कमबैक के पहले बीटीएस ने ये साबित कर दिया है कि उनका ग्लोबल इफेक्ट अभी भी बरकरार है, क्योंकि वो एक साथ पूरे 15 देशों और क्षेत्रों की फैशन मैगजीन के कवर पर नजर आए। बीटीएस मार्च महीने के जीक्यू मैगजीन के कवर स्टार के रूप में चुने जाने वाले पहले कोरियन कलाकार बने हैं। इस ग्रुप ने साउथ कोरिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, मैक्सिको, जर्मनी, थाईलैंड, स्पेन, इटली, भारत, ताइवान, फ्रांस और साउथ अफ्रीका के साथ साथ ही ऑस्ट्रेलिया के जीक्यू में अपना दबदबा कायम किया है। 13 फेब को यानी कि कल आप सभी ने बीटीएस की ढेर सारी फोटोज देखी जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। अब वो देखने के बाद आप लोगों के काफी लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि क्या कर रहे हैं बीटीएस, क्या है ये। तो ये सारा मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आज आपको बीटीएस के बारे में इतना कुछ पता चलने वाला है जो पहले कभी रिवील ही नहीं हुआ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज मैं जीक्यू मैगजीन इंटरव्यू को पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जीक्यू मैगजीन के बारे में बता देती हूँ। जीक्यू एक इंटरव्यू, फैशन एंड कल्चर मैगजीन है। तो मैगजीन की टीम कंपनी से कांटेक्ट करती है और उसके बाद हाइप के द्वारा अपने आर्टिस्ट का एक रिटन इंटरव्यू रखा जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जीक्यू मैगजीन के साथ हमारे बीटीएस का कोलैबोरेशन हुआ अपने इस आरिरांग एल्बम को लेकर, जिसमें इतनी सारी बातें रिवील हुई ना भाई, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही हार्ट टचिंग भी था। और हमारे बीटीएस के लाइफ रूटीन के बारे में भी पता चला, वो सारा स्ट्रगल पता चला। वाओ, बहुत ही आपको मजा आने वाला है। तो कल जीक्यू की तरफ से इस इंटरव्यू को पब्लिश कर दिया गया है और काफी सारी फोटोज भी आपने देखी। इस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें हैं, जैसे मिलिट्री के ब्रेक के बाद हमारे बीटीएस का माइंडसेट कैसा था, कमबैक का प्रेशर कैसा फील होता है, एक दूसरे के साथ उनका बॉन्ड कैसे स्ट्रांग हुआ और बहुत सारी चीजें। और बीटीएस का आगे चलकर फ्यूचर होगा या नहीं, कैसे होगा, बहुत ही सारी चीजें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ना एक बहुत बड़ी बात बता देती हूँ, वो ये है कि बीटीएस को सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इस इंटरव्यू में एक और चीज मेजर की गई थी, वो ये थी कि बीटीएस के मेंबर्स इंडिविजुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है या फिर ग्रुप वाइज। ये भी इस कमबैक के बाद देखा जाएगा। और बहुत जरूरी है कि हमें इस पूरे बीटीएस एल्बम को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करना है, सोलो से आगे निकल जाए। मैं ये नहीं कहती कि उनका सोलो करियर नीचे रहे, वो है ही सक्सेसफुल यार, ब्राइड है, बट बीटीएस को हम प्यार करते हैं, हम चाहते हैं वो साथ में रहे। तो पूरे बीटीएस ग्रुप को और भी ज्यादा सपोर्ट करना है, बहुत करना है। तो कमबैक होने वाला है, बिल्कुल तैयार रहना। ओके, तो सबसे पहले चर्चा हुई कि हमारे बीटीएस मिलिट्री ड्यूटी कंप्लीट करने के बाद लॉस एंजलिस गए। मिलिट्री खत्म होने के बाद कई सालों बाद उनका पहला मौका था जब वो साथ में पूरे 2 महीने एक ही छत के नीचे गुजारते हैं। काफी टाइम से हमारे सारे मेंबर्स, मतलब सबके सभी सोलो पर ही फोकस कर रहे थे मिलिट्री के पहले, लेकिन फाइनली अब वो टाइम आने जा रहा है जब बीटीएस का रीयूनियन की पावर को हम देख पाएंगे। बीटीएस का कमबैक होगा। इसके बाद हमारे आरएम बताना शुरू करते हैं। आरएम कहते हैं कि हम आम लोगों की तरह ही वीक में 6 दिन काम करते हैं। हमारा डिसिप्लिन डेली का रूटीन, सुबह जिम के साथ ट्रेनिंग करना और दोपहर के खाने के लिए बिल्कुल वैसे ही आम लोगों की तरह घर वापस आना। फिर 1 बजे स्टूडियो टाइम पर पहुंचना होता है और फिर से हम काम में लग जाते हैं। और फिर रात 8 बजे तक हम अपने म्यूजिक पर काम करते हैं या नए गानों पर, जो भी हम काम करते हैं। उसके बाद हम जो है घर वापस आते हैं। यहाँ पर आर्मी, आप सोचो कि हमारे बीटीएस के मेंबर्स यार, लगता है ना कि ठीक है यार, वो बड़े आर्टिस्ट हैं तो अपने हिसाब से काम करते होंगे, लाइक जब मन करता होगा करते होंगे, नहीं तो उसे डिले कर देते होंगे। बट ये सारी चीजें नहीं है, उन्हें रोज ऑफिस जाना पड़ता है। आर्मीज बिल्कुल आम लोगों की तरह घर वापस आते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर जाते हैं, फिर बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल है। हमारा बीटीएस अब दुनिया का सबसे बड़ा बॉय बैंड है और सबसे ज्यादा मशहूर भी है। और बीटीएस की हार्ट टचिंग स्टोरी भी उनके फैंस को बहुत ही अच्छे से मालूम है। आपको पता है 2010 में सियोल में एक नई बिग हिट एंटरटेनमेंट कंपनी 16 साल के आरएम को साइन किया था। उसके बाद इस कंपनी में बाकी भी लड़के आए, जैसे सुगा, जे होप, धीरे धीरे करके सारे मेंबर्स आते हैं। और अब इतने टाइम के बाद सारे मेंबर्स लॉस एंजलिस में पूरे 2 महीने इकट्ठा रहते हैं साथ में। इस मैगजीन में इस बात का भी जिक्र हुआ कि उन्होंने 2 महीने लॉस एंजलिस में कितनी ज्यादा मेहनत की है इस एल्बम के लिए, इसको बेटर बनाने के लिए। हर चीज में उन्होंने बहुत ही शिद्दत और लगन से काम किया है, दिन रात लगे रहे, जैसे वो स्टार्टिंग में बहुत ही मेहनत करते थे, बिल्कुल वैसे ही। इसके बाद आरएम कहते हैं कि कमबैक के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आरएम ने कहा कि 2022 में ली गई ब्रेक के बाद आज हम फिर से ग्रुप के साथ इंटरव्यू दे रहे हैं। आरएम ने कहा ये मेंबर्स की फ्रेंडशिप, ये जो क्यूट फ्रेंडशिप है ना, बहुत ही प्यारी वाली, मैं सच में इसे देखकर बिल्कुल पिघल जाता हूँ। ये मुझे बहुत प्रभावित करती है।
इसके बाद हमारे आर्यन की उस लाइव की बातें यहाँ पर शुरू हो जाती हैं। उसको लेकर सवाल होते हैं कि जब हमारे आर्यन लाइव आए थे, आपको याद होगा लाइव आकर उन्होंने डिसबैंड के बारे में बात करी। वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थे, स्ट्रेस में थे, प्रेशर लीडरशिप का उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वहां आकर उन्होंने बहुत कुछ बोला, जिसके बाद इतनी सनसनी फैल गई थी इंटरनेट पे। फैंस बहुत ही उदास हो गए थे ये सोच कर कि क्या सच में अब बीटीएस पहले जैसा नहीं रहेगा, क्या वो कमबैक नहीं कर पाएंगे, क्या बीटीएस अब खत्म हो जाएगा, डिसबैंड हो जाएगा। ये सारी चर्चाएं पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। इस वजह से इस लाइव को लेकर भी सवाल किया गया कि आखिर आर्यन के मन में चल क्या रहा था, उन्होंने ये सारी बातें करी क्यों। तो चलो इस पर भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। इस पर जवाब देते हुए हमारे आर्यन ने कहा कि कमबैक के पहले हमने हजारों बार सोचा कि ग्रुप को डिसबैंड हो जाना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे कि आर्मीज में सैडनेस की बाढ़ आ गई, हर तरफ दुख का माहौल। आर्यन के इस बयान ने पूरे फैंडम में हलचल मचा दिया था। और फिर ये सारी बातें जब आर्यन को रिपीट करवाई गई इस इंटरव्यू में, तो आर्यन ने हंसते हुए कहा कि अरे यार, मतलब यार मेरे लाइव का तो सब हर जगह मीम ही बन गया। अरे यार आर्यन, हमसे पूछो भाई, हमारा दिमाग कितना ज्यादा खराब हो गया था, हम डिप्रेशन में चले गए थे। मतलब आर्यन कितना रिलैक्सली बता रहे हैं ना ये चीज। ओह माय गॉड आर्यन। इसके बाद हमारे आर्यन के इस लाइव स्ट्रीम के बारे में मेंबर्स से भी पूछा गया कि आप लोगों को कैसा लगा। मतलब बाकी मेंबर्स से भी सवाल किया गया, जैसे बाकी पूरा फैंडम परेशान हो गया था तो ये पूछा गया मेंबर्स से कि आर्यन की लाइव स्ट्रीम के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, क्या आप लोगों ने देखा था या नहीं। ये सारी बातें मेंबर्स से पूछी गई। तो अब मेंबर्स इस पर जवाब देंगे। देखो, तो इस पर हमारे वी सबसे पहले जवाब देते हैं और वी कहते हैं कि हम ज्यादा लाइव स्ट्रीम नहीं देखते, मतलब नहीं देखा हमने। लेकिन आर्मी, मुझे एक बात और याद है कि आर्यन की इस लाइव में वी आए थे ना, आपको याद है वी आए थे। तो एक आर्मी कह रही थी कि वी आए, वी कैसे है, वी के बारे में बताओ, कुछ ऐसा कमेंट कर रही थी। तो आर्यन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। एक तो पहले ही वो पता नहीं क्यों प्रेशर में थे, तो वो डांट देते हैं कि अरे यहाँ पर वी नहीं है, ये मेरा लाइव है, मेरे से बात करो, वी को जब आना होगा आ जाएगा, है ना, ऐसा बोला था। तो वी आए थे हाँ, लेकिन ये बात है कि मेंबर्स नहीं देखते लाइव एक दूसरे का, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लगता है। तो उसके बाद जिन भी बताते हैं कि हाँ, हमने उस पर बहुत ही छोटे छोटे ना यूट्यूब शॉर्ट्स मतलब रील्स देखे थे, क्योंकि हम एक दूसरे के लाइव नहीं देखते ना, थोड़ा सा अजीब लगता है। इस वजह से फिर हमारे सुगा भी समझाने लगते हैं और सुगा कहते हैं कि कुछ भी हो, हम हमेशा साथ रहते हैं, बिल्कुल भाइयों की तरह। आर्मीज यार, आज ना मुझे सुगा पे इतना प्यार आ रहा है। मतलब ये लड़का ना एकदम दिल से बातें कर रहा है, जो मन कर रहा है ना सीधे कह दे रहा है, जिमिन की तरह। और सच में यार, मतलब मैं क्या ही बताऊं, आगे ना इतनी हार्ट टचिंग बातें बोलता है ये कि क्या ही बताऊं। चलो आगे अभी पता चलेगा। तो ये बात भी बहुत अच्छी थी। वो हमेशा साथ रहते हैं, बिल्कुल भाइयों की तरह। फिर उसके बाद जिमिन भी इस बात को एक्सप्लेन करते हैं और जिमिन कहते हैं कि अरे आर्यन के प्यार को आर्मीज के सामने एक्सप्रेस करने का ना थोड़ा अलग ही अंदाज है, वो आर्यन का अंदाज है। इससे पता चलता है कि आर्यन कितना इमोशनली ग्रुप और आर्मीज से कनेक्ट है, जुड़े हुए हैं। ये बात तो सही है यार, आर्यन बहुत ही ज्यादा प्रेशर में थे और उन्होंने जब आर्मी से सारी बातें कर ली ना, तो उनको बहुत ही हल्का फील हुआ होगा। अच्छा हुआ जब आर्यन के दिल में कोई बात चलती है ना, तो वो सीधे आके लाइव आ जाते हैं या फिर कुछ पोस्ट कर देते हैं, राइट कर देते हैं व्यूअर्स पे, तो अपने दिल की बात वो बोल लेते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे आर्यन ना यार इतने प्यारे हैं, इतने मैच्योर है कि उनके आर्मी से प्यार करने का जो तरीका है ना, जो जाहिर करने का तरीका है, वो सच में बहुत ही अलग है। इसके बाद फिर से मेंबर से आर्यन को लेकर सवाल किया जाता है और कहा जाता है कि ये बताइए, क्या सच में आर्यन इस ग्रुप की पहचान है। तो वी जवाब देते हुए कहते हैं कि आर्यन इस ग्रुप के नेता हैं, यस लीडर हैं, इसलिए उन पर हमसे कहीं ज्यादा प्रेशर है, इतना तो यार मुझ पर नहीं है। ये सारी बातें सुनकर ना हमारे आर्यन इतना इमोशनल हो जाते हैं, इतना प्यार आता है मेंबर्स को। सारे मेंबर्स को ऐसे मुस्कुराते हुए देखते हैं, लाइक कि अरे यार। फिर वो वी से कहते हैं अरे यार तुम लोग कितने क्यूट हो भाई यार, ओ तुम लोग कितने क्यूट हो यार, तुम सब मेरे फेवरेट हो, ऐसा आर्यन बोलते हैं। आर्मी से ये रिटर्न था और मुझे ना बहुत बुरा फील हो रहा है यार। वाई मतलब वीडियो बना देते यार, कम से कम हम लोग देख लेते, हम फील कर पाते। उफ यार, कितनी क्यूट चीजें इसमें हुई ना, मतलब मैं क्या ही बताऊं। तो यार हमारे आर्यन ना इमोशनल हो जाते हैं एकदम से यार, सबका प्यार देखकर उनके लिए। तो आर्मी ये सारी चीजें हो रही थी, बातें वगैरह। तो इसी बीच ना जिमिन जिन के शोल्डर पर हल्के से दबाते हैं और फिर जिन भी क्या करते हैं, बिल्कुल नॉटी अंदाज में ना जिमिन के पैरों पर थपथपाते हैं, जैसे वो शोल्डर पर तो जिन उनके पैर पर। सोचो, इमेजिन करो अगर ये दिख रहा होता तो कैसा लगता है ना, कितना क्यूट लगता। तो ये सारे ना बहुत ही मजे कर रहे थे। और यहाँ पर फिर जंकुक के ऊपर नजर गई, तो जंकुक पता है क्या कर रहे थे, मालूम है क्या कर रहे थे, जो यार हमेशा वो लाइव में करते हैं सेम वही कर रहे थे। वहां पर ना संतरे रखे हुए थे और बिस्किट्स के ढेर सारे, आलू के बिस्किट्स के ढेर सारे ना पैकेट्स रखे हुए थे। वो खोलकर ना वो बंदा खाए जा रहा था, बस उसका
किसी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं था, खाने पर था, और जो उससे पूछा जा रहा था ना हूँ हाँ करके वो आंसर कर रहा था और खाया जा रहा था। यार सच में यार। तो यहाँ पर ना एक चीज और हुई, पता है क्या थी? तो ऐसे खाया जा रहा था ना, तो बहुत फनी लग रहा था, क्यूट भी लग रहा था। तो वी क्या करते हैं, एकदम आराम से ना ऐसा फोन निकालते हैं और बिल्कुल नॉटी अंदाज में ना शरारत करते हुए जग्गू की फोटो ले लेते, खाते हुए और बोलते हुए, हंसते हुए। तो ये चीज बहुत ही क्यूट थी यार। कभी ना कभी वी ये फोटो अपलोड करेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। और उसके बाद टेकुकर आ जाएंगे, टेकुकर, उनको मजा आ जाएगा। टेकुकर यही चाहते हैं, मतलब अच्छी खासी फ्रेंडशिप को यार, मतलब क्योंकि वो हमेशा अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में ही रहते हैं, तो जाहिर सी बात है ना, वो उनको मिल जाता तो क्या ही करते, अच्छा हुआ नहीं मिला। इसके बाद जिमिन बहुत ही इमोशनली बताते हैं कि पता है हम एक दूसरे का मजाक क्यों उड़ाते हैं, इसलिए उड़ाते हैं कि हम एक दूसरे को खुश रख पाए। जैसे कि हम शूटिंग पर होते हैं, बहुत ही प्रेशर होता है, या अलग से ही मान लो किसी का मूड वोड खराब है या कुछ है ऐसा, तो हम साथ में होते हैं ना, तो हम एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे के ऊपर हंसते। पता है इसके पीछे रीजन क्या है? जिससे सामने वाला जो है ना, जो भी प्रेशर है या फिर स्ट्रेस में है, वो सारी चीजें वो भूल जाए और खुश हो जाए। और इस पर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए। फिर कहते हैं ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे को हंसाने के लिए ऐसा मजाक करते हैं तो हमें सामने वाले का दर्द नहीं होता, हम ऊपर से एक दूसरे को हंसाने की कोशिश करते हैं, बस सच ये है कि हम उसके लिए अंदर से रो रहे होते हैं। वाह यार, ये कितना अच्छा था। मतलब आप गहराई से सोचो यार कि एक दूसरे के लिए सच में ये कितने ज्यादा केयरिंग है ना। तो एग्जाम्पल जो दिया था वो जंगकुक ने दिया था। जंगकुक कहते हैं कि पता है एक बार क्या हुआ था, जिमिन ने ना एक जैकेट पहनी हुई थी, तो वो जैकेट वो उतार देता है और उसके बाद उसने अंदर एक स्लीवलेस टॉप पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत ही पतला दुबला सा था, राइट है ना। तो जब वो जैकेट निकालता है तो जंगकुक कहते हैं ओह सेक्सी ऐसा, तो जिमिन हंसने लगता है और उसके बाद वो अपने ना बड़े स्टाइल में बाइसेप्स वगैरह दिखाने लगता है। ऐसा होता है ना कि जब इंसान बोलता है ओ तुम तो स्ट्रांग हो, तो वो ऐसे बाइसेप्स वगैरह दिखाने लगता है, बिल्कुल एकदम नॉटी अंदाज में। इमेजिन करो आपकी जिमिन ने ऐसा किया होगा तो कितना फनी लगा होगा, है ना। तो ये सारी चीजें देखकर ना सारे मेंबर्स बहुत ही ज्यादा हंसने लग गए थे और इसी तरह वो एक दूसरे को स्ट्रेस से दूर रखते हैं। इसके बाद ना यहाँ पर कुछ लोगों की ओपिनियन भी बताई गई जो बीटीएस को लेकर सोच रखते हैं कि बीटीएस कैसे हैं। तो बहुत लोगों ने तारीफ करी थी, 3-4 लोग थे जिन्होंने कहा कि बीटीएस सच में सच्चे हैं, जैसे दिखते हैं वैसे हैं, उनका प्यार सच में दिखावा नहीं है बल्कि सच्चा है, वो बहुत मेहनती हैं, एक दूसरे की दिल से केयर करते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, काम से उन्हें बहुत प्यार है, उनका तालमेल भी दिल छू जाने वाला होता है और वो एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते। ऐसे बहुत ही सारे लोग थे जिन्होंने बीटीएस की तारीफ करी थी। तो ये सारी चीजें भी इस मैगजीन में मेंशन की गई थी। इसके बाद इसमें मिलिट्री सर्विस को लेकर भी बात छिड़ी, मतलब सवाल किए गए। कहा गया था कि साउथ कोरिया के लगभग 18 से 28 साल के मेल को मिलिट्री सर्विस में ड्यूटी देनी ही पड़ती है। सिर्फ ओलंपिक विनर्स जो होते हैं ना उन्हें ही छूट मिलती है, अदर किसी भी पर्सन को इसमें छूट नहीं मिलती। और जब हमारे बीटीएस मिलिट्री में जाने वाले थे ना तो एक र्यूमर फैली थी, पता है क्या थी? बीटीएस अनमोल है मतलब साउथ कोरिया कंट्री के लिए, तो इस वजह से काफी लोगों को लग रहा था कि शायद उनकी मिलिट्री सर्विस माफ हो जाए, वो ना जाए। बट आर्मी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। हमारे बीटीएस मेंबर्स ने खुद अपनी ड्यूटी बहुत ही अच्छे से दी, पूरी मिलिट्री सर्विस कंप्लीट करके आए। यहाँ पर आर्मीज के लिए एक बहुत ही खास बात थी जो पता चली, जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो ये थी कि मिलिट्री में जाने वाली चीजें हमारे बीटीएस मेंबर्स ने खुद डिसाइड करी थी। पता है वो क्या थी? कि बीटीएस के मेंबर्स आर्मीज को मतलब फैंस को अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो ऐसे ऐसे जाएंगे जिससे कोई ना कोई मेंबर फैंस के साथ में रहे, जिससे उन्हें बीटीएस की कमी महसूस ना हो। इस वजह से पहले जिन गए, फिर जे होप गए, वो लोग वापस आ गए, तो हमारे बाकी मेंबर्स भी चले गए जल्दी ड्यूटी खत्म करने के लिए, नहीं तो वो भी एक एक करके जाते, है ना आर्मीज। तो हम सभी के लिए बीटीएस मेंबर्स ने इतना सोचा, इस वजह से वो ऐसे करके मिलिट्री सर्विस कंप्लीट करते हैं। बट वो अपने देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंप्लीट करते हैं, पूरी ड्यूटी कंप्लीट करके ही आते हैं। आपने देखा कि जिमिन आर्मी बहुत ही हालत खराब थी उनकी, एक दिन भी उनसे रहा नहीं जा रहा था, फिर भी उन्होंने अपनी ड्यूटी दी और ये बहुत बड़ी बात है। आप सोच लो कि हमारे सुगा के शोल्डर में इंजरी हुई थी जिसकी वजह से वो ज्यादा मतलब प्रेशर वाला काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन तब भी उन्होंने ड्यूटी दी और पब्लिक सर्विस वर्कर के तौर पर वो वहां पर रहे। इतना ही नहीं, बाकी मेंबर्स के बारे में भी यहाँ पर मेंशन हुआ कि उन्होंने वहां पर कितना कुछ झेला, वो सारे काम किए जो कि डेली लाइफ में एक नॉर्मल इंसान करता है। लाइक उन्होंने फावड़ा भी चलाया, उन्होंने खाना भी बनाया, रसोई कुक का काम भी किया। आपने देखा कि जंगकुक के हाथ पर जलने वलने का निशान था ना, ये वही था। तो आर्मी ये सारी बातें खत्म हो गई। अब सुगा से सवाल किया गया, सुगा से कहा गया कि ये बताइए क्या आप ऑफिस टाइम पर आ जाते हैं, कभी लेट नहीं हुए आज तक? तो सुगा ने कहा कि नहीं, मैं हमेशा
टाइम पर ही आ जाता हूँ, क्योंकि मैं कहीं भी जाने के लिए पहले से ही सारी तैयारी कर लेता हूँ, इसलिए मैं कभी भी लेट नहीं होता। मतलब सुगा ने कहा कि मैं 10 मिनट पहले ही पहुंच जाता हूँ। अब ये मेरी जिंदगी का खास हिस्सा बन गया है। पहले बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा था और हो भी नहीं पा रहा था, लेकिन धीरे 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 जब मैंने इसे अपने डेली रूटीन में ढाल लिया तो अब मेरे लिए ये आसान हो गया है। इसके आगे सुगा कहते हैं कि मिलिट्री में जाने से पहले मैं देर रात तक गाने पर काम किया करता था, और अब क्या हो गया है कि मैं दिन में भी गाने पर काम करता हूँ। कहते हैं बहुत ही मुश्किल था वहां से आने के बाद इस तरह फिर से खुद को डालना, नई दुनिया में खुद को ढालना बहुत ही मुश्किल हुई, लेकिन हम पूरी तरह से कर रहे हैं, कर भी चुके हैं, ऐसा सुगा ने एक्सप्लेन किया। इसके बाद जेहोप की बारी आती है और जेहोप कहते हैं कि हाँ, हमारे लिए अलग दुनिया में ढलना बेहद मुश्किल था। मुझे लगता है अब मैं पहले से कहीं ज्यादा हेल्दी हो गया हूँ, और वहां जाने के बाद मुझे सोसाइटी और अलग अलग इंसानों से मिलने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, नए नए लोग भी मिले। फिर कहते हैं हाँ, मिलिट्री कोरिया में हर एक मर्द के जीवन का एक बड़ा हिस्सा है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। अब जिमिन भी बोल पड़ते हैं इस पर, मिलिट्री वाली बात पर। जिमिन कहते हैं, तो इमेजिन करो, याद करो उनकी बातें, जिमिन कितना ज्यादा परेशान थे मिलिट्री से। बहुत ही क्यूटली यार एक्टिंग करते हुए, पता है क्या कहते हैं, ऐसे रोते रोते एक्टिंग करते कहते हैं, अरे यार सच में बहुत मुश्किल था यार, बहुत मुश्किल था, मैं तो रोने वाला था भाई। मैं सोच रहा था कि एक एक दिन मतलब कैसे निकल जाए। फिर अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहते हैं कि हाँ यार, लेकिन ठीक था, मतलब हमारे जीवन के लिए वो बहुत ही सीखने वाला समय था। मतलब वहां जाकर हमें एक अलग ही तरीके का अनुभव हुआ, जो कि हम याद रखेंगे, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये सारी चीजें वो कहने की कोशिश कर रहे थे। और वी जंगकुक के बारे में बहुत ही हार्ट टचिंग बात बताते हैं, जो कि बहुत इमोशनल सी थी। और वो ये है कि हमारे वी जंगकुक के बारे में बताते हैं कि पता है, जब डिस्चार्ज हम होने वाले थे तो बीच में ब्रेक आया था और हम सारे इकट्ठा हुए थे, तो वहां पर जंगकुक ना बहुत ही ज्यादा फूट फूट कर रोने लगा, बहुत ही ज्यादा। वी ने कहा कि पता है जंगकुक के रोने के पीछे का कारण क्या था, क्योंकि वो स्टेज पर परफॉर्म करना चाहता था। वो चाहता था कि स्टेज पे परफॉर्म करे। ये सारी बातें याद कर वो बहुत रोता है। याद करो, वो पहली परफॉर्मेंस हमारे जंगकुक की जे-होप और जिन के साथ में, इतना खुश था यार जंगकुक, ऐसा लगा ना जैसे उसे लाइफ की सबसे बड़ी चीज मिल गई हो। बहुत हैप्पी था सच में, उनका मूड पता नहीं कितना स्विंग होता रहा होगा, एकदम फंस गए थे बेचारे वहां पर। सुगा भी जंगकुक के बारे में बताने लगते हैं, कहते हैं कि मैं ये चीज बहुत बार ये चीज नोटिस करी है, फील की है कि जंगकुक बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है, और जंगकुक को स्टेज परफॉर्मेंस और अपने संगीत से ना बहुत ही ज्यादा प्यार है, बहुत ही दिल से काम करता है। काम के प्रति उसका जुनून हमेशा ही रहा है, ये मैंने महसूस किया है। तो यहाँ पर ना जंगकुक स्माइल देने लगते हैं और ना थोड़ा टाल मटोल करते हैं कि अरे हाँ, वहां पर सारे लोग थे, मतलब अरे यार, सामने से कोई तारीफ कर रहा हो तो ऐसा ही क्या कर सकता है इंसान, तो वो थोड़ा सा हंसते, लाइक वैसा। यार बहुत ही अच्छा था, काश हम देख पाते। इसके बाद सारे मेंबर्स से उनके सोलो करियर, मतलब सोलो परफॉर्मेंसेस पर बात होने लगती है, सवाल होने लगता है। सारे मेंबर्स इसको लेकर भी अपने थॉट्स बताते हैं। तो सबसे पहले ये सवाल जिमिन से किया गया। जिमिन इसका जवाब देते हुए कहते हैं, जिमिन कहते हैं, मेरे लिए सोलो परफॉर्मेंस देना मतलब उससे मेरी आंखें खुल गई, और जब हम ग्रुप में परफॉर्म करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा खुद को तैयार करना पड़ता है। जिमिन ने ये भी कहा कि मैं बाकी मेंबर्स के परफॉर्मेंसेस, उनके सोलो परफॉर्मेंसेस देखता भी रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा कर सकूं, मतलब वो सीखने की कोशिश करते हैं। ये सारी बातें वो बताते हैं। फिर जे-होप भी अपने सोलो को लेकर अपनी भावनाएं बताते हैं। जे-होप कहते हैं कि सोलो काम करने में मुझे सबसे अच्छी बात एक ये लगी कि आपको अपने संगीत के टेस्ट के बारे में पता चलता है, मतलब आप में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, मतलब आप में क्या प्रतिभा है, आप उसको समझ पाते हो। तो आर्मीज, मैं आपको यहाँ पर इसे समझा देती हूँ। दरअसल क्या होता है ना, जब इंसान ग्रुप में होता है तो जैसे कोई अच्छा रैपर है, कोई सिंगर है, कोई क्या है, अलग अलग क्वालिटी है ना, तो जैसे सॉन्ग बनता है तो वो पार्ट में डिवाइड करके उसे दे दिया जाता है कि ठीक है, रैपिंग तुम्हें करना है और सिंगिंग तुम्हें करना है, स्वीट वाला तुम्हें करना है, ऐसा करके। लेकिन जब अकेले इंसान गाने बनाता है तो उसे सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे जब होता है तो ये पता चलता है, अरे यार मैं तो रैपिंग भी अच्छा कर रहा हूँ, अरे यार मैं तो इसमें भी अच्छा हूँ, उसमें भी अच्छा हूँ। ये जे-होप कह रहे थे कि सोलो से ये फायदा होता है कि हम अपनी प्रतिभा को पहचान पाते हैं। इसके बाद मेंबर से अगला सवाल किया गया कि अपने सोलो करियर के जबरदस्त सक्सेस के बावजूद आपके मन में कभी भी इस बात को लेकर सवाल था कि आप आगे होंगे या नहीं। मतलब आर्मीज, यहाँ पर ना मेंबर्स की सोलो सफलता के बाद भी मेंबर्स को हमेशा इस बात का यकीन था कि यार उनका रीयूनियन होगा ही। ये भरोसा मेंबर्स को था। और आर्मीज, ये खास बात है, बहुत खास बात है, तभी आज वो साथ में हैं। इसके बाद जिमिन इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि हम एक टीम है, हमने टीम से ही शुरुआत की थी, हम इसे एक्सेप्ट भी करते हैं और टीम के साथ हम बहुत ही ज्यादा मजा भी करते हैं।
हम सभी बीटीएस को खुद से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसके बाद वी कहते हैं कि हमने ग्रुप के साथ ही शुरुआत की, इसलिए ये ग्रुप ही हमारी ओरिजिनल आइडेंटिटी है। हमारे जिमिन को ये बात बहुत ही प्यारी लगी, तो जब वी ने ये बात कहा ना, तो जिमिन बड़े ही प्यार से वी की तरफ देखते हैं, तो कहते हैं अरे यार आई लव यू। वाह यार, ये इंटरव्यू सच में बहुत क्यूट था। ये सिर्फ रिटर्न ही क्यों है यार, क्यों? अरे कोई दिखा दो, हमें देखना है। और आर्मीज यहाँ पर एक खास बात और पता चली, वो ये थी कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे ग्रुप होते हैं जो टूट जाते हैं। और अगर ज्यादा दिन ग्रुप ने रेस्ट कर लिया, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आपको बोलूं तो मिलिट्री में चले गए तो 3 साल उनके ऐसे ही वेस्ट हो गए। तो इन सब चीजों पे, या अगर वो सोलो करियर पर फोकस करने लगते हैं, तो उनका जो ग्रुप के लिए आर्मीज प्यार जो होता है ना, वो कम होने लगता है। फिर वो ग्रुप पर ध्यान नहीं देते और इस तरह ग्रुप टूट जाता है। और 90% ऐसा हुआ है कि ग्रुप्स टूट गए हैं, चल नहीं पाए हैं। और यहाँ पर ये चीज मेंशन की गई कि बीटीएस इतने टाइम तक मिलिट्री में थे, इतना लंबा रेस्ट करने के बाद भी उनके दिमाग में ये बात थी कि रीयूनियन होगा। इस बात से, इस भरोसे से वो कभी हटे नहीं। और आज आप देखेंगे इतने रेस्ट के बाद बीटीएस ने कम बैक किया ग्रुप के साथ में। उनका ध्यान ग्रुप पर था, उनकी आर्मीज पर था, और ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो लगता है कि आगे आने वाली सुगा की बात सुनकर ना, मुझे लगा कि भाई ये हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है ग्रुप। भाई अगर बहुत लंबा चल गया ना, ये डिसबैंड ना हुआ, तो हिस्ट्री में नाम लिखेगा कि एक ग्रुप ऐसा था जो इतना लंबा गया, जो कोई ग्रुप नहीं गया। आर्मीज, ये सारी बातें होने के बाद हेल्सी के बारे में बात हुई। हेल्सी ने जब से बीटीएस के साथ काम किया, वो भी बीटीएस से बहुत ही कनेक्ट हो गई। बीटीएस के बारे में वो भी अच्छा सोचती हैं, बहुत ही तारीफ करती हैं, बहुत ही क्लोज भी हैं। आपको याद होगा बॉयज इन लव में है वो। तो ये सारी बातें हेल्सी वाली भी इसमें मेंशन की गई, जो मैं स्किप कर रही हूँ, ये आपको तो पता ही होगा, है ना। इसके बाद आती है हमारे सुगा की बारी, जो कि बहुत ही हार्ट टचिंग लाइन वो बोलते हैं, दिल को चीर के जाने वाली थी। तो आर्मी सुगा ने कहा कि अगर हम ग्रुप को ऐसे ही जारी रखेंगे तो शायद हम 60 की उम्र तक ऐसे ही नाचते रह सकते हैं। मुझे लगता है कि 50-60 की उम्र तक एक बैंड के रूप में साथ रह सकते हैं। वाओ, ओह नो सुगा, थैंक यू सो मच। प्लीज कभी डिसबैंड मत होना यार, सच में हम नहीं देख पाएंगे डिसबैंड होते। और अगर मन में ऐसा मेंबर्स ने रखा ना कि हम डिसबैंड नहीं होंगे, हम बुढ़े हो जाएंगे उसके बाद भी साथ में रहेंगे, तो यार हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सुगा का ये जो था ना यार, सच में ये दिल से जवाब था। वो 50-60 की उम्र तक भी मेंबर्स के साथ रह सकते हैं। इसके बाद ग्रैमी को लेकर भी बात हुई, डोजा कैट को लेकर। और डोजा कैट का ये उसको सोचकर ना मेरे को तो गुस्सा आ रही है, तो मैं इसे तो स्किप कर दूंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आरएम से सवाल किया गया कि अब सब सक्सेसफुल सोलोइस्ट हैं, तो आगे चलकर बीटीएस का क्या फ्यूचर होगा। तो आर्मीज इस पर हमारे आरएम का जवाब थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल था। मतलब आरएम हमारे थोड़ा सा मेच्योर है, तो वो दिल से जवाब नहीं देते। उन्हें लगता है कि समय एक जैसा नहीं होता है, तो इस वजह से आप इमोशनल होकर, जैसे हमारे सुगा ने दिल से कह दिया, इमोशनल होकर कोई चीज नहीं कहते। आरएम को बहुत ही अच्छे से पता है समय चेंज होता रहता है, इसलिए वो सोच समझ के बोलते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने ना ऐसा दिल से जवाब नहीं दिया, जैसा लीडर है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस हिसाब से उन्होंने जवाब दिया कि देखो समय बदलता रहता है ना, खुद को ही नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और आगे क्या करूंगा। बीटीएस ने यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत ही मेहनत की है। और आरएम की समझ के हिसाब से यहाँ आरएम ने ये कहा कि ग्रुप की शुरुआत जो हुई थी ना, वो ग्रुप में नहीं हुई थी, इंडिविजुअली हुई थी। मतलब आरएम के हिसाब से पहले वो आए थे 16 साल की उम्र में, सबसे पहले उन्हें ब्रिगेड ने सेलेक्ट किया, उसके बाद बाकी मेंबर्स आए, उसके बाद ग्रुप बना। आरएम के कहने का मतलब कि शुरुआत उन्हीं से हुई थी। और आरएम हमेशा ये कहते हैं कि वो मेहनत करते रहेंगे, बाकी आगे का आगे देखा जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो समझदार है आर्मीज, कोई चीज एग्जैक्टली नहीं बता देंगे कि हाँ ग्रुप जाएगा ही आगे, बहुत समय तक चलता रहेगा। वो दिल से जवाब नहीं देते, बहुत ही समझदार है। तो ये चीज उन्होंने ना बदलाव को सौंप दिया, मतलब बदलाव पे डाल दिया कि ठीक है आगे देखा जाएगा। ऐसा होता है ना कि भगवान मालिक है, तो हमारे आरएम का कुछ ये कहना था। इसमें एक चीज और पता चली, वो ये थी कि आरीरांग एल्बम नाम कोरिया के फेमस नेशनल एंथम पर रखा है, इसके लिए ये इतिहास को दर्शाता है। फिर सवाल हुआ आजकल कौन सा जुनून सवार है आप लोगों के सर पर, मतलब गाने को लेकर पूछा गया। तो वी ने कहा कि मेरे एक फ्रेंड ने ना मुझे एक एक्सपेरिमेंटल रैपर जीन डॉसन से रूबरू करवाया, ने मुझ पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है और आजकल मैं उस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। एक बात नई आपको पता है कि हमारे जे-होप, सुगा और आरएम अपने हॉस्टल के टाइम पर भी एक हिप हॉप स्कूल चला रहे थे, उसमें बहुत ही सारे लोग थे। और ये वाकई बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है यार कि वो खुद ही मेहनत कर रहे थे, ऊपर से वो ये सब भी कर रहे थे। और इस वजह से आपको पता है हमारे मेंबर्स रात में 11-11 बजे तक उसी में बिजी रहते थे। जे-होप, सुगा और आरएम बिजी रहते थे, रात में 11 बजे के बाद वापस आते थे और सुबह 6 बजे फिर से ये चीज शुरू हो जाती थी। उन्होंने इतना हार्डवर्क करा है कि अपने नींद को भी त्याग देते थे।
तब उन्हें ये सफलता मिली है। ये वाकई यार बहुत ही शॉकिंग था। वाओ। और इसके बाद वो जुनून वाली बात, मतलब वी ने कहा कि वो ये करते हैं और जेहोप ने कहा कि मुझे तो रोजलिया ही पसंद है। रोजलिया यार सच में जेहोप ने चौथी बार रोजलिया का नाम लिया है, इसको मैं पक्का ही अब सुनने वाली हूँ, पक्का सुनूंगी, मैं देखूंगी कि इसमें कौन सी खास बात है। फिर जेहोप कहते हैं कि हम लोगों की पसंद मतलब काफी अलग है, हमारे पसंदीदा गाने जो हैं वो काफी अलग हैं। फिर जेहोप कहते हैं कि हाँ कुछ सेम भी हैं, तो जहाँ सारे मतलब आपस में बड़बड़ाने लग जाते हैं। कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है चलो अपना फोन निकालो। फिर सब अपना फोन निकालने लगते हैं आपस में, दिखाते कहते चलो देखो क्या चीज सेम है, चलो देखते हैं क्या क्या सेम है। फोन निकाल कर ये सारी मस्ती वो आपस में कर रहे थे। फिर एज को लेकर मस्ती शुरू हो जाती है। जंगकुक कहते हैं मैं 24 साल का हूँ। जेहोप कहते हैं अरे मैं तो 20 ही साल का हूँ। सुगा कहते हैं कि अरे मेरी उम्र तो 77 साल है। वी कहते हैं मैं 88 का हूँ। जिमिन कहते हैं मैं तो 89 का हूँ, दादाजी हूँ। ओह माय गॉड, ये कॉन्वर्जेशन सच में बहुत ही क्यूट था यार, काश दिखता। फिर इसमें एक बात का और जिक्र हुआ, वो था कि बीटीएस जब अमेरिका में पहली बार सक्सेस हुए थे तो उन पर ना बहुत ही ज्यादा उंगलियां उठाई गई। वहाँ के लोग ये ब्लेम करने लगे कि बीटीएस टैलेंटेड नहीं है, मतलब ये उनकी यूथफुल इम्पल्सिवनेस है। कुछ लोगों ने कहा कि रैगिंग हार्मोन्स की वजह से है, मतलब इन सब चीजों की वजह से फेमस है। मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ ना तो इन लोगों का कहना है कि बीटीएस मेंबर्स टैलेंटेड नहीं है, उसमें गाने की प्रतिभा नहीं है, अच्छे सिंगर नहीं है, डांसर नहीं है। ये टैलेंट तो वो लोग बता ही नहीं रहे हैं। मतलब वो नटखट है, क्यूट है, थोड़ा एनर्जेटिक हैं, बहुत ही एनर्जी है, अट्रैक्टिव लुक की वजह से वो फेमस हुए हैं। अच्छा ये बात ही, मतलब बीटीएस टैलेंटेड ही नहीं है, सबके सब चलते हैं बस। इसके बाद हमारे आरएम से ग्रैमी को लेकर सवाल किया गया कि आपका ग्रैमी पाना ड्रीम था, ग्रैमी बीटीएस के हाथ में नहीं आएगा तो आगे का क्या है। मतलब आरएम से उन्होंने पूछा कि अब तो है ना ड्रीम, अब अचीव करना है ना ग्रैमी, ऐसा करके पूछा गया। तो आरएम ने यहाँ पर भी दिल से जवाब नहीं दिया, उन्होंने बहुत ही इंटेलेक्चुअली इसका आंसर किया। आरएम ने कहा कि इस पर अब मैं क्या कहूँ, समय बहुत ही बीत चुका है, कई के पॉप आर्टिस्ट है जो कि हैं इसमें, तो मैं उनके लिए खुश हूँ, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। हम कोशिश करेंगे कि एल्बम को ग्रैमी में भेज पाएं, लेकिन हम ये सोचकर पागल नहीं होना चाहते। हम ऐसा नहीं करना चाहते कि लाइक अरे हमें ग्रैमी चाहिए, अरे हमें ग्रैमी चाहिए, बस ग्रैमी ही चाहिए, ऐसा करके। आरएम ने कहा ठीक है देखते हैं, मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो भी अच्छा। यहाँ पर आर्मीज आपको हमारे आरएम की एक और मैच्योरिटी देखने को मिलेगी, वो ये है कि हमारे आरएम किसी भी अदर आर्टिस्ट से जेलस नहीं होते। कोई भी नॉमिनेटेड है, किसी को भी मिल रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता यार, वो भी टैलेंटेड है, ठीक है यार, होगा टैलेंट तभी तो हुए हैं। और यहाँ पर जब ग्रैमी में गड़बड़ हुई थी, इतना इशू हुआ था, तब भी हमारे आरएम बहुत ही रिलैक्स थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो हैं यार हमारे आरएम, ऐसा हाय हाय नहीं करते कि ग्रैमी को पकड़ के बैठ जाएं। यही हमारे आरएम की मैच्योरिटी और सादगी को दिखाता है, और एक लीडरशिप की प्रतिभा उनमें है कि कितने आराम से हर एक सिचुएशन को वो हैंडल कर लेते हैं। जब वीवर आरएम के जवाब से संतुष्ट नहीं था तो वो फिर से पूछता है कि आप लोगों का ड्रीम था ना ग्रैमी पाने का, अभी तक तो नहीं हुआ, तो आगे तो आपको चाहिए होगा ना। फिर से ये सवाल किया गया तो आरएम ने कहा हाँ ड्रीम था, बिल्कुल था, बट अभी तक ये नहीं मिला है तो आगे के बारे में हम ज्यादा सोच नहीं रहे हैं। अभी हम इसी बात से बहुत ही ज्यादा खुश हैं कि हमारा रीयूनियन हो पाया, हम साथ में हैं, और यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और हमारी आर्मीज के लिए भी ये बहुत बड़ी बात होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ये सारी बातें आर्मीज हुई। इंटरव्यू बहुत बड़ा है, आगे भी अभी बहुत कुछ है, और वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है, तो मैं इसे स्टॉप कर रही हूँ। और हाँ, कमेंट में बीटीएस जरूर लिख के जाना, मैं देखना चाहती हूँ कि किसने किसने इस पूरे इंटरव्यू को देखा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है आपको ये एक्सप्लेन करने में। आगे भी है तो वो मैं शॉर्ट में या छोटी छोटी वीडियो में आपको डालकर जरूर एक्सप्लेन करूंगी। ओके बाय बाय, टेक केयर।